Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start 13th lecture on mathematics from NCERT part 1 for class 12th. Now, in this lecture we will continue the discussion of solved examples given in NCERT. So let us start with example 25. And before starting with this example, you must recall all those key concepts that had been discussed in the previous lectures. तो अब इससे हम लोग शुरू करते हैं. Let y is equal to n square such that n belongs to n and subset of n. अब इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझिए. स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि y मान लीजिए लेट, यानी मान लीजिए y एक सेट है और वो सेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा उस सेट के बारे में बताया जा रहा है. y n स्क्वायर है, y इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट y n स्क्वायर है जिसमें कि n क्या है, नेचुरल नंबर है. n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो y सेट को डिनोट कर रहा है. और साथ ही साथ ये पूरा जो करली ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n इज सबसेट ऑफ n. इसका मतलब क्या हुआ, यानी करली ब्रैकेट में जिस सेट की बात की जा रही है वो नेचुरल नंबर का सबसेट भी होगा. जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा. तो ये पूरा का पूरा सेट नेचुरल नंबर का एक सबसेट ही होगा. यही बात कही जा रही है. Now consider f एक फंक्शन कंसीडर करिए सच दैट n इज रिलेटेड टू y, यानी कि f जो फंक्शन है उसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर है और को डोमेन सेट y सेट है जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है. और y सेट भी जैसा कि यहाँ लिखा है n का सबसेट है, नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, और वो n स्क्वायर है जिसमें n खुद ही नेचुरल नंबर है. तो अब इसे बिल्कुल क्लियर रखें कि f फंक्शन का डोमेन सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है और को डोमेन सेट क्या है, ये वाला सेट, ये पूरा सेट यहाँ से. नाउ शो दैट f इज इन्वर्टिबल. अब ये शो करना है कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और उसके बाद f का इनवर्स निकालना भी है. तो पहले हम शो करेंगे कि f इन्वर्टिबल है. अब आप पीछे के डिस्कशन में, पीछे के लेक्चर्स में जो आप जान चुके हैं, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है ये पहले आप रिकॉल कर लें, तभी आप सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करें. तो जो फंडामेंटल कंडीशन है किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए वो यह है कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं. 1 1 और ऑन 2 दोनों हो तो बाइजेक्टिव कहते हैं. या तो हम ये प्रूफ कर दें कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो इन्वर्टिबल है, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि एक दूसरी कंडीशन थी g ऑफ fx, आइडेंटिटी ऑफ x आ जाए, और f ऑफ gx आइडेंटिटी ऑफ y आ जाए. ऐसा अगर हम प्रूफ कर दें तो भी फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाता है, और g जो फंक्शन होता है वो f का इनवर्स होता है. तो ये दूसरा एक अप्रोच है. तो अब देखते हैं सोल्यूशन कैसे किया गया है. यहाँ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y in set y is of the form n square for some n belongs to n. अब देखिए ये पूरी बात, यही इसी बात को लिखा गया है कि y सेट, जो कैपिटल Y सेट है, इसका कोई भी एक एलिमेंट y मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि y एक सेट है उसका, सॉरी एक एलिमेंट है उसका, कैपिटल Y सेट है और स्मॉल y उसका एक एलिमेंट है. तो निश्चित रूप से ये स्मॉल y n स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया है कि y के एलिमेंट्स क्या हैं, n स्क्वायर है, और जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, वो यहाँ पे लिखा गया है.
इसी बात को यहाँ पहली लाइन में लिखा गया। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, बिल्कुल सही है। अगर y इज इक्वल टू एन स्क्वायर आप लिखते हैं तो n इज इक्वल टू अंडर रूट वाई होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। दिस गिव्स अ फंक्शन g such that y is related to n defined by gy is equal to root n, root y। अब इसे ध्यान से समझे, कह रहे हैं कि यदि हम n को अंडर रूट वाई लिख सकते हैं तो इससे हमें एक फंक्शन g मिलता है। उस फंक्शन का डोमेन, g का डोमेन क्या है, y है, और को डोमेन क्या है, n है। आप देख सकते हैं ऑर्डर रिवर्स हो गया। f के लिए क्या था, n यहाँ पे डोमेन था, यहाँ g के लिए n को डोमेन हो गया, और यहाँ पे y जो इसके लिए को डोमेन था f के लिए, वो g के लिए डोमेन हो गया। यानी हमने फंक्शन को इन्वर्स कर दिया। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, g एक फंक्शन मान लेते हैं जो इस प्रकार से होगा, एंड डिफाइंड बाई, और कैसे डिफाइन किया जा रहा है g को, जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। यहाँ से लिया हमने इस बात को, जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। आप याद करिए एफ एक्स एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो गया एक फंक्शन, और जी वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई ये दूसरा फंक्शन हो गया। नाउ गॉफ ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, अब ये देखिए अप्रोच वही है, दूसरा वाला अप्रोच जो मैंने बताया था, 1 1 ऑन टू ना प्रूव करके गॉफ और फॉग से प्रूव कर रहे हैं, आइडेंटिटी निकालते हुए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, एफ, और जी उसका इन्वर्स प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए कि ये जी फंक्शन को कैसे कंसीव किया गया, कैसे सोचा गया जी के बारे में। n को y के टर्म्स में लिखा गया, हमें क्या दिया था, y n के टर्म्स में दिया था, y इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और हमने n को y के टर्म्स में लिख दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। पहले y n के टर्म्स में था, अब n को y के, इन्वर्स करने का मतलब यही है। पीछे भी हम लोगों ने देखा है ना, x को y के टर्म्स में, y को x के टर्म्स में, ऐसे करके हम इन्वर्स करते हैं। तो अब देखिए गॉफ यहाँ पे क्या है, g ऑफ एफ एन इज इक्वल टू, जी ऑफ एफ एन क्या होगा, अब देखिए g ऑफ एन स्क्वायर होगा, क्योंकि एफ एन बेसिकली क्या है, एन स्क्वायर है। आप देख सकते हैं एफ एन एन स्क्वायर है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो g ऑफ एफ एन इज व्हाट, g ऑफ एन स्क्वायर। अब g ऑफ एन स्क्वायर क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर, क्योंकि g ऑफ y अंडर रूट y है, तो g ऑफ एन स्क्वायर यहाँ होगा, तो यहाँ भी एन स्क्वायर हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखी गई है, अंडर रूट एन स्क्वायर। अब अंडर रूट एन स्क्वायर एन के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया आइडेंटिटी ऑफ x। आप देख सकते हैं गॉफ की वैल्यू n के बराबर आ गई। नाउ f ऑफ जी वाई, अब फॉग निकाला जा रहा है y के लिए, ध्यान दीजिए ये y के बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ y इसको हम बोलते हैं। तो ये आ भी रहा है, देखिए कैसे आ रहा है। f ऑफ जी वाई क्या होगा, देखिए जी वाई क्या है, अंडर रूट वाई, यहाँ पे देख लीजिए, तो f ऑफ जी वाई एफ ऑफ अंडर रूट वाई हो जाएगा, और f ऑफ n क्या होता है, n स्क्वायर, तो f ऑफ अंडर रूट वाई क्या होगा, अंडर रूट वाई का स्क्वायर, और जो कि y के बराबर हो जाएगा। तो फॉग क्या आ गया, आइडेंटिटी ऑफ y आ गया। यही सफिशिएंट कंडीशन इन्वर्टिबिलिटी प्रूफ करने के लिए, विच शोज दैट गॉफ इज इक्वल टू आई एन। अब देखिए ध्यान दीजिए, गॉफ जब आप निकालते हैं, अब इस बात को यहाँ बहुत क्लियर कर लीजिए कि यदि हमें f को g का इनवर्स प्रूफ करना है, शो करना है, तो f को g का इनवर्स, ऑब्वियसली g भी तब f का इनवर्स हो ही जाएगा, ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें f को g का इनवर्स प्रूफ करना हो तो गॉफ निकालते हैं, और गॉफ जो आता है g ऑफ एफ एक्स, वो आई एन यानी कि x की वैल्यूज आनी चाहिए। x यहाँ पे क्या होगा, f फंक्शन का डोमेन सेट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो n क्या है, f फंक्शन का डोमेन सेट, इसीलिए आई एन लिखा गया, आप देख सकते हैं n डोमेन सेट है फंक्शन का, तो आइडेंटिटी आएगा। फिर से समझिए, गॉफ आई एन आना चाहिए, यानी गॉफ की वैल्यू f के डोमेन सेट के एलिमेंट्स मिलने चाहिए, और फॉग की वैल्यू g के डोमेन सेट के एलिमेंट्स मिलने चाहिए, जो कि आप दे सकते हैं g का डोमेन सेट क्या है, y है, तो यहाँ पर ये आई वाई मिल रहा है। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है, यदि ऐसा है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। Hence f is invertible with f inverse equal to g, इसलिए f इन्वर्टिबल होगा
और f का इनवर्स g के बराबर होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25, लेट f dash such that n related to r, n डोमेन है और r कोडोमेन है, f डैश एक फंक्शन है, be a function defined as, और ये फंक्शन कैसे है इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आप देख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, सॉरी, show that f such that n is related to s where s is the range of f is invertible and find the inverse of f। अब देखिए यहाँ पे f लिखा जा रहा है, यहाँ पे f डैश, ये एक मिसप्रिंट है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप f कर लीजिए, इसको कोई f डैश मानने की जरूरत नहीं है। ये कोई फंक्शन f है जो n से r का रिलेशन हो रहा है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि f डैश एक फंक्शन यहाँ पे है जिसमें n r से रिलेट हो रहा है और f एक फंक्शन है जिसमें n s से रिलेट हो रहा है। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन तो यही रहेगी, सिर्फ f डैश से जब हम f ले रहे हैं फंक्शन को तो s यानी कोडोमेन सेट बदल जा रहा है। यहाँ कोडोमेन रियल नंबर्स हैं, यहाँ कोडोमेन क्या है, रेंज है, सिर्फ रेंज लिया जा रहा है ना कि कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन का अंतर आप ऑलरेडी जानते हैं, तो शायद इस बात को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ f डैश और यहाँ f लिया जा रहा है, परंतु डेफिनेशन कोई और नहीं दी जा रही है f की, यानी यही वाली डेफिनेशन लेनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें कि n को r से रिलेट किया जा रहा है, n नेचुरल नंबर, r रियल नंबर, डेफिनेशन f डैश x की ये है। तो अब शो क्या करना है कि f यानी कि वह फंक्शन जो n से s को रिलेट किया जा रहा है, n डोमेन है, s कोडोमेन है, लेकिन s कोडोमेन ना हो के आगे देखिए लिख दिया गया है s इज द रेंज ऑफ f, ये f का रेंज है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट s के n के किसी न किसी एलिमेंट से अवश्य रिलेटेड होंगे, रेंज का यही मतलब होता है। तो इस कंडीशन में इस f को अब आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इसका इन्वर्स भी निकालना है। आगे देखते हैं सोल्यूशन कैसे किया गया है। अगेन गॉफ और फॉग वाला अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग, और 1 1 on 2 से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे किया गया है। लेट y be an arbitrary element of range f। अब देखिए y क्या है, रेंज f का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो रेंज f क्या है, s है, s डायरेक्ट लिखा जा सकता था यहाँ, यानी y s का कोई एक एलिमेंट है। यदि y s का कोई एक एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन fx की जो डेफिनेशन है, y की वैल्यू fx क्या होगा, x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, fx डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि रेंज सेट को डिनोट करेगा। तो y यदि रेंज सेट का एलिमेंट है तो y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, x के टर्म्स में, यही बात यहाँ लिखी गई है। फॉर सम x इन n, और x यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है x n से बिलोंग करेगा, डोमेन सेट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, which implies that y is equal to 2x plus 3 whole square plus 6। इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ 15 में आप 6 अलग कर लें प्लस 6, तो यहाँ 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये दो फैक्टर्स स्क्वायर टर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 अलग से यहाँ बच जाएगा जो यहाँ लिख दिया गया है। तो ये बेसिकली इसी बात को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा गया है। Now this gives x is equal to this। अब देखिए यहाँ पे x को एक तरफ रखा गया है, बाकी सभी चीज़ों को इधर ले गए। कैसे किया गया आप देख सकते हैं, 6 को आप इधर ले जाएंगे तो y माइनस 6 हो जाएगा, जो यहाँ आपको y माइनस 6 दिख रहा है। फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर 3 को इधर ले आएंगे तो -3 होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बच जाएगा, सिर्फ इधर x y के टर्म्स में निकल आएगा। ये आप कॉपी पेन पे कर सकते हैं, साथ में करके देख लीजिए वीडियो पॉज करके। एज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब यहाँ एक कंडीशन लगाई गई है y के ऊपर। जब x को y के टर्म्स में लिखा गया है तो y पे एक कंडीशन लगाई गई है y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि y की वैल्यू यदि 6 से छोटी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। y माइनस 6 है, अगर ये y की वैल्यू 6 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव होगा।
नेगेटिव होगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी x की वैल्यू हम ले नहीं सकते, x इज इक्वल टू इमेजिनरी नहीं ले सकते हैं, रियल नंबर से लेना है। इसलिए y पे ये कंडीशन लगानी होगी कि y की वैल्यू 0 हो सकती है या 6 हो सकती है या 6 से बड़ी हो सकती है। 6 होने पे ये 0 हो जाएगा, 6 से बड़ी होगी y की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा अंडर रूट के अंदर तो इमेजिनरी नहीं होगा। तो x को y के टर्म्स में लिख के अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, इनवर्स निकालने के लिए x को y के टर्म्स में लिखना होता है। कोई फंक्शन अगर y x के टर्म्स में दिया हो और अगर उस y का इनवर्स निकालना हो तो x को y के टर्म्स में लिखते हैं। ये पहला स्टेप होता है, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से इनवर्स g को डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन g इज इक्वल टू s एरो n। अब देखिए ऑर्डर बदल गया, f के लिए n रिलेटेड, n डोमेन था, s रेंज था। अब g जो इन्वर्स करेंगे तो ऑर्डर बदल गया, s डोमेन हो गया और n रेंज या कोडोमेन आप कह सकते हैं। तो g को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, जी वाई इज इक्वल टू वही x की वैल्यू, यहाँ पे जो x आया था ऊपर, x की जगह जी वाई लिख दिया, और y अब यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू जो आया था उसको जी वाई लिख दिया। अब हम गॉफ ऑफ x निकालेंगे और ये आइडेंटिटी ऑफ x आना चाहिए, फिर फॉग ऑफ x y निकालेंगे जो आइडेंटिटी ऑफ y आना चाहिए। ध्यान रहे x क्या है, ये वाला सेट है, f का जो डोमेन था और g का कोडोमेन, तो x के एलिमेंट्स इससे बिलोंग करेंगे और y के एलिमेंट्स s से बिलोंग करेंगे। बस यही बेसिक बात है जिसको भूलना नहीं है। तो इसे देखिए कैसे किया गया, ये स्टेप सब आप आसानी से समझ सकते हैं। गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, और fx की डेफिनेशन दी हुई है, जिसको वहाँ f डैश x लिखा था वही मैं कह रहा था वो मिसप्रिंट है, तो बेसिकली fx ही होना चाहिए। तो fx की वैल्यू है 4x² + 12x + 15। g ऑफ दिस थिंग इज नाउ व्हाट, अब आप देखिए g ऑफ y अगर ये है तो g ऑफ दिस थिंग क्या होगा, y की जगह इसकी वैल्यू पूरी इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुटअप कर दीजिए तो g ऑफ दिस थिंग निकल आएगा। यही काम यहाँ लिखा गया है। इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है 2x + 3 होल स्क्वायर + 6, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था इसको, और फिर इस वाली वैल्यू को y की जगह पुटअप कर दिया गया है। यही काम यहाँ करके सिंप्लीफाई किया गया और फाइनली x मिल गया, आइडेंटिटी ऑफ x मिल गया। इसी प्रकार से फॉग ऑफ y निकालेंगे। इसके लिए देखिए f ऑफ जी वाई, अब f ऑफ जी वाई क्या होगा, जी वाई की वैल्यू क्या है पहले यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से निकाल के जी वाई की वैल्यू, तो f ऑफ दिस थिंग इज बेसिकली f ऑफ जी वाई। अब f ऑफ x की वैल्यू हमें पता है, ये थी f ऑफ x की वैल्यू 4x² + 12x + 5 15। तो f ऑफ दिस थिंग क्या होगा, x की जगह दिस थिंग, यानी इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पर, तो यहाँ वही काम किया गया है, या यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज़ जो थी फैक्टराइज करके इसके बराबर आई थी, तो इन्होंने यहाँ पे ही पुट अप किया है। fx की वैल्यू ये आई थी 2x + 3 होल स्क्वायर + 6, तो f ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, 2 ऑफ दिस थिंग + 3 का होल स्क्वायर एंड +6, और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप फाइनली, तो आपको ये y के बराबर मिल जाता है। आइडेंटिटी ऑफ y कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आगे इसी बात को लिखा गया है। हेंस g of f equal to in and f of g equal to is। देखिए ये आइडेंटिटी ऑफ in का मतलब x का आया, f का जो डोमेन था, एंड fog is what, आइडेंटिटी ऑफ g का जो डोमेन था s है। दिस implies f is invertible with f dash sorry f inverse is equal to g। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 26। कंसीडर f सच दैट n इज रिलेटेड टू n, मतलब f एक ऐसा फंक्शन मानिए जिसका डोमेन सेट भी नेचुरल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, और g दूसरा एक फंक्शन है और ये भी n टू n है, डोमेन और रेंज कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तीसरा फंक्शन h है जिसका डोमेन n है और कोडोमेन रियल नंबर्स का सेट है। ये बड़ा सेट है, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर का सेट सुपर सेट होगा नेचुरल नंबर्स के लिए। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है इन फंक्शंस को, देखिए fx = 2x, ये f की डेफिनेशन है,
जी वाई इज इक्वल टू 3y+4, यानी कि y यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जी वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले सेट को। उसी प्रकार से एच जेड इज इक्वल टू साइन जेड, अब यहाँ जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, एन इसको रिप्रेजेंट करेगा, एच के डोमेन को, और साइन जेड पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगी जेड के लिए, यानी एच जेड, वो रियल नंबर को के सेट से बिलोंग करेगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं हर एग्जाम्पल में इसे बार बार बताता हूँ। फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड इन एन, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए एक्स वाई जेड तीनों ही एन से बिलोंग कर रहे हैं, ये जो एक्स है वो इस एन से बिलोंग कर ही रहा है, यहाँ जो वाई है ये इस एन से बिलोंग कर ही रहा है, और यहाँ जो जेड है वो यहाँ पे इस एन से एच के डोमेन से बिलोंग कर रहा है। इसी बात को एक साथ यहाँ लिख दी गई। नाउ शो दैट एच ऑफ गॉफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफ ऑफ एफ। अब इसे प्रूफ करना है, ध्यान दें कैसे किया जा रहा है। नाउ वी हैव एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, पहले इस एल एच एस को लिया जा रहा है और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप समझिए एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ। देखिए आगे लिखा गया है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल इसी बात को ऐसे लिख दिया गया है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। इस तरफ से हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले x को इससे एसोसिएट करते हैं, यानी कि g ऑफ एफ एक्स, ये x किससे एसोसिएट हुआ, f से हुआ। अब fx की वैल्यू हमें पता है 2x है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस fx की जगह हमने सिंपली यहाँ 2x लिख दिया अगले स्टेप में। अब ये हो गया h ऑफ g ऑफ 2x। अब g ऑफ 2x को क्या लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं, g ऑफ y को हम 3y+4 लिखते हैं, तो g ऑफ 2x को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 4, यही बात यहाँ लिखी गई है। अब g ऑफ 2x को हटा के यहाँ लिख दिया गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 4, तो h ऑफ दिस थिंग नाउ वी हैव टू लुक एट। तो h ऑफ दिस थिंग क्या होगा, अब आप देखिए h ऑफ z अगर साइन z है, तो h ऑफ दिस होल थिंग इज साइन ऑफ दिस होल थिंग, तो h ऑफ दिस होल थिंग इसको सिंप्लीफाई करके इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस होल थिंग 6x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब ध्यान दीजिए ये x क्या था, इस n से बिलोंग करने वाला, जो कि यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा गया है x बिलोंग्स टू n, ये बात यहाँ फिर से लिख दी गई। अब राइट हैंड साइड को वर्कआउट किया गया, ये देखिए h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f x। अब x सबसे पहले इस f से एसोसिएट होगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो ये हो गया h ऑफ g ऑफ एफ एक्स हो गया, x f से एसोसिएट हो गया। अब ये एफ एक्स क्या है, 2x है, तो h ऑफ g ऑफ 2x हो गया। अब ये 2x इस g से एसोसिएट हो जाएगा, तो ये h ऑफ g ऑफ 2x हो गया, और g ऑफ 2x क्या होगा, अगेन यहाँ y की जगह 2x रखिए, तो h ऑफ 3 2x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6x प्लस 4 आएगा, और ये अगेन h ऑफ दिस थिंग इज साइन ऑफ दिस थिंग, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, सो एज वी नो x बिलोंग्स टू n। अब देखिए आप LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, और जो प्रूफ करना था वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है। दिस शोज दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल सिचुएशन एज वेल। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये कुछ और भी बताना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट ऊपर आया है, जो प्रूफ किया गया हमने, या जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये किसी भी जनरल सिचुएशन के लिए फिट बैठता है और सही होता है, सही है, ट्रू है। क्या मतलब है इसका, ये जनरल सिचुएशन क्या है, जरा इस बात को भी समझ लें, सिचुएशन को समझना है, किस सिचुएशन को ये जनरल सिचुएशन कह रहे हैं जहां पे ये रिजल्ट हमेशा सही होगा। सिचुएशन देखिए ध्यान से, एफ जी और एच तीन फंक्शंस हैं, और एफ का जो डोमेन है, सॉरी एफ का जो कोडोमेन है, जी का वो डोमेन है, और जी का जो कोडोमेन है वो एच का डोमेन है। ये यहाँ पे कंडीशन है, सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन होगी तो एफ एक्स की डेफिनेशन चाहे 2x हो, चाहे 5x हो, चाहे कुछ भी हो, फिर जी एक्स जी वाई की डेफिनेशन कुछ भी हो,
एच जेड की डेफिनेशन कुछ भी हो, या कोई भी तीन फंक्शंस एफ जी एच अगर होंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस सिचुएशन को मीट आउट करेंगे, जो सिचुएशन यहाँ दी जा रही है जनरल सिचुएशन, वो क्या है कि एफ का कोडोमेन जी का डोमेन हो, जी का कोडोमेन एच का डोमेन हो। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेशंस भले ही एफ जी एच की बदल जाएं, मगर ये वाला स्टेटमेंट जो शो करना है ये हमेशा ट्रू होगा। यही बात यहाँ कही जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब इस डिस्कशन के बाद हम इस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम 1, if f such that x related to y and g y related to z and h z related to s are functions, then ये देखिए वही बात कही जा रही है जो ऊपर के एग्जाम्पल में आप देखिए स्क्रॉल करके, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है जो अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया। इसी स्टेटमेंट को ये अब जनरलाइज कर दिए, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा था इसको थ्योरम का नाम दे दिया गया जनरल सिचुएशन में। अब आप देख सकते हैं एफ का जो कोडोमेन है जी का डोमेन है, जी का जो कोडोमेन है वो एच का डोमेन है। यही जनरल सिचुएशन है जिसकी मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था। तो अभी इसी बात को थ्योरम का नाम दे दिया गया है और इसे प्रूफ भी कर दिया गया है। जैसे हम लोगों ने ऊपर पर्टिकुलर केसेस के लिए प्रूफ किया था, एफ और जी और एच का पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया था, इसको इन जनरल प्रूफ कर दिया गया है। एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स यहाँ लिख दिया गया, जी ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिख दिया गया। फिर एच फॉर ऑल एच इन एक्स, एक्स कौन सा सेट है, जाहिर सी बात है एफ एक्स में एक्स यही होगा जो एफ एक्स लिया गया था, तो ये एक्स हो गया। फिर आर एच एस को इसी तरह प्रूफ किया गया है, एफ एक्स जी के साथ एसोसिएट हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हो गया, और एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स हो गया। आप देखिए ये जनरल टर्मिनोलॉजी में भी दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, एल एच एस और आर एच एस, फॉर ऑल एक्स इन एक्स। तो ये जनरल स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, 27th एग्जाम्पल। कंसीडर एफ सच दैट, देखिए अब आप एक बार में देख सकते हैं एफ एक फंक्शन मानिए जिसका डोमेन सेट 1 2 3 है और को डोमेन सेट ए बी सी है, तीन तीन एलिमेंट्स दोनों में ही है। और जी दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ए बी सी है और को डोमेन सेट एप्पल बॉल कैट, ये तीन वर्ड्स हैं। और आप देख सकते हैं जो जिन अल्फ़ाबेट्स का ये सेट है उन्हीं से ये शुरू होने वाले वर्ड्स यहाँ पे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। अब आप इन दोनों फंक्शंस में एक खास बात देख सकते हैं कि एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन है। तो आगे पढ़ते हैं इसे, इन दो फंक्शंस को कंसीडर करिए एंड डिफाइंड एज, ये फंक्शंस कैसे डिफाइन हो रहे हैं देख लीजिए। f1 इज इक्वल टू ए, यानी f का जो डोमेन है उसमें का 1 ये जो एलिमेंट है ये इसके f के को डोमेन के a एलिमेंट से रिलेट हो रहा है 1। अगर आप तुरंत कॉपी पेन उठाएं और इस मैपिंग को पहले करते हुए आगे बढ़ें, इस डिस्कशन को सुने। 1 को a से रिलेट करें, f1 इक्वल टू ए, f2 इक्वल टू बी, 2 को b से रिलेट करें, और f3 c है, 3 को c से रिलेट करें। ये f फंक्शन की मैपिंग हो जाएगी। इसी तरह g की मैपिंग कर लें, g का डोमेन सेट बनाएं पहले एक वेन डायग्राम में, ए बी सी तीन एलिमेंट बनाएं, उसका को डोमेन बनाएं, उसमें लिख लें एप्पल बॉल एंड कैट। और देखिए जी ए एप्पल है, यानी ए अंडर दिस फंक्शन जी ए एप्पल से रिलेट हो रहा है, जी बी बॉल है, बी बॉल से रिलेट हो रहा है, जी सी कैट है, सी कैट से रिलेट हो रहा है। इसकी भी मैपिंग कर लें। नाउ शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इनवर्टिबल। अब आपको शो करना है कि एफ फंक्शन ये वाला, जी फंक्शन ये वाला, और गॉफ, अब गॉफ आपको लिखना पड़ेगा पहले क्योंकि एफ और जी दिया है तो आप गॉफ लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ये तीनों इन्वर्टिबल हैं, ये प्रूव करना है। और आपको इन तीनों का इन्वर्स भी निकालना है, एफ का इन्वर्स, जी का इन्वर्स, गॉफ का इन्वर्स। फाइंड आउट ऑल दिस एंड शो दैट गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। अब ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर एफ और जी को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो ये दोनों ही फंक्शंस 1 1 और ऑन 2 हैं, जो कि आप मैपिंग ड्रॉ करते हैं कॉपी पे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, नोटबुक पे ड्रॉ करिए और दिख जाएगा। तो ये तो मैपिंग से ही प्रूफ हो जाता है।
बहुत कुछ नहीं करना है। गॉफ को अब आप लिख लीजिए। गॉफ में क्या होगा, यहाँ वाला जो एफ का डोमेन है वो यहाँ जी के को डोमेन से डायरेक्टली रिलेट होगा। तो आप पाएंगे कि 1 एप्पल से रिलेट हो रहा है, 2 बॉल से रिलेट हो रहा है और 3 कैट से रिलेट हो रहा है। तो ये भी 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो ये भी गॉफ भी इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा मैपिंग से, नॉट ए प्रॉब्लम। इतना काम तो हम मैपिंग से कर लेंगे। अब इस बात को प्रूव करना है, देखते हैं सॉल्यूशन। नोट दैट बाय डेफिनेशन एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखिए यही बात यहाँ लिख दी गई, एफ और जी बाइजेक्टिव है यानी 1 1 ऑन 2, इसलिए वो इन्वर्टिबल होंगे ही। लेट एफ इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए एफ इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर बदल दीजिए। एफ सेट का जो डोमेन था वो एफ इनवर्स का को डोमेन हो गया, और एफ सेट एफ फंक्शन का जो डोमेन था वो एफ इनवर्स का को डोमेन हो गया, इनवर्स फंक्शन तैयार हो गया। इसी तरह जी इनवर्स में भी आप ऑर्डर बदल देंगे डोमेन और को डोमेन का, इसका भी इनवर्स तैयार हो गया। बी डिफाइंड एज, और डिफाइन कर लीजिए अब आप, एफ इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, 1 के बराबर। इन्वर्स करेंगे एरो को तो यही मिलेगा। सिमिलरली आप एफ इनवर्स बी 2 के बराबर एंड सो ऑन। इसी तरह आप जी का इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो रहा है। एफ और जी इनवर्स, एफ इनवर्स और जी इनवर्स दोनों ही वर्कआउट हो गया, निकल गया आपका। अब आपको क्या करना है, नो इट इज इजी टू वेरीफाई। अब वेरीफाई कर रहे हैं कि यही एफ इनवर्स है क्या। कैसे वेरीफाई करेंगे, यदि यही एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स आना चाहिए जो कि 1 2 3 है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ ए बी सी आना चाहिए जो कि कोडोमेन है एफ का। तो ये आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जी इनवर्स ऑफ जी, जी को वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ऑटोमेटिकली आप जो एफ इनवर्स और जी इनवर्स यहाँ लिखे हैं ये प्रूफ हो जाएगा कि यही एफ और जी के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि यदि ये सही इनवर्स फंक्शंस लिखे गए हैं एफ और जी के तो ये स्टेटमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। सो वेरीफाई हो जाएंगे, मैपिंग से ही हो जा रहा है। नाउ गॉफ, अब गॉफ को भी वेरीफाई करना है। पहले गॉफ निकाला इन्होंने, गॉफ क्या है भाई, देखिए मैंने बताया था अभी अभी आपको, 1 का एप्पल से रिलेशन हो जाएगा, 2 का बॉल से और 3 का कैट से हो जा रहा है। ये भी 1 1 ऑन 2 है, इसीलिए इसे लिख दिया गया है। गॉफ ऑफ 1 एप्पल, गॉफ ऑफ 2 बॉल, गॉफ ऑफ 3 कैट। तो नाउ वी कैन डिफाइन गॉफ इनवर्स। अब गॉफ का इनवर्स निकालना है, ऑर्डर बदल दीजिए। यहाँ गॉफ में जो डोमेन था वो यहाँ पे देखिए चला गया कोडोमेन में, और यहाँ पे जो कोडोमेन था वो गॉफ इनवर्स का डोमेन हो गया, और आसानी से ये इनवर्स होगा, इन्वर्टिबल है। तो इसका इनवर्स भी लिख लिया इन्होंने, गॉफ इनवर्स एप्पल, एप्पल 1 से रिलेट हो रहा है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बार बार एक ही चीज़ है, बॉल 2 से रिलेट हो रहा है। आप देखिए गॉफ ऑफ बॉल 2 हो गया, एंड गॉफ इनवर्स ऑफ कैट 3 हो गया। Now it is easy to see Goff inverse of Goff is equal to identity of, क्या आना चाहिए, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन जो होगा वो आइडेंटिटी। तो इसका डोमेन देखिए क्या है, ये 1 2 3 गॉफ का डोमेन है, बिल्कुल सही है इसका डोमेन। जैसे यहाँ पे हमने किया था एफ ऑफ एफ इनवर्स में, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ एफ में आइडेंटिटी ऑफ इसका डोमेन आना चाहिए एफ का। सो आया भी था 1 2 3। बस यही काम यहाँ पे भी करेंगे हम, गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ गॉफ आना चाहिए, और उसी तरह गॉफ ऑफ गॉफ इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ क्या आना चाहिए, गॉफ का कोडोमेन आना चाहिए। तो गॉफ का कोडोमेन देख लीजिए, एप्पल बॉल कैट। तो डी सेट यही है, डी सेट एप्पल बॉल कैट। सो दैट्स इट। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं जो उलझाती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल है। तो टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझेंगे, गॉफ फॉग, तो कोई उलझन नहीं होगी, बिल्कुल क्लैरिटी से सारी बातें समझ में आएंगी। Thus we have seen that f, g and gof are invertible. ये इतना काम हो गया और इनवर्स भी निकल गया। Now f इनवर्स ऑफ g इनवर्स एप्पल, ये क्या होगा, इसको निकालना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ एप्पल। तो भाई f इनवर्स ऑफ g इनवर्स को एप्पल से एसोसिएट करिए पहले g इनवर्स को। तो g इनवर्स ऑफ एप्पल आपने लिखा होगा यहाँ पे, ये देखिए g इनवर्स ऑफ एप्पल a के बराबर आ रहा है, तो इस पूरे को a लिख दीजिए, a। f इनवर्स ऑफ a हो गया, f इनवर्स ऑफ a भी आपने लिखा होगा यहाँ पे, देखिए कहाँ लिखा है आपने, f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, ये आ गया 1।
और यही वन जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल के बराबर है। अब ये देख लीजिए जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल 1 के बराबर है। तो बेसिकली आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इनवर्स। यही बात शायद प्रूफ करनी थी, एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए। जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यही बात प्रूफ करनी थी, सो प्रूफ हो गया। तो जैसे आपने ये काम एप्पल के लिए किया है यहाँ इस लाइन में, वैसे ही ये काम आप बॉल के लिए और कैट के लिए भी कर सकते हैं, और तीनों ही एलिमेंट्स के लिए बात सेटिस्फाई होगी। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल, ये भी प्रूफ हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है, द above result is true in general situation। अब देखिए फिर से ये बात जनरल सिचुएशन की कर रहे हैं, जो मैंने पिछले एग्जांपल में भी अंडरलाइन किया था कि अब जनरल सिचुएशन कोई भी हो, मतलब फंक्शंस एफ जी और कोई भी हो, अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है जो इस क्वेश्चन में हो रही है, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपने प्रूफ किया है ये हमेशा सही होगा। अगला थ्योरम आप देख सकते हैं, यही स्टेटमेंट दिया गया, आप यहीं से देखिए एट वंस एट ए ग्लांस आपको दिख रहा है कि सिचुएशन भी लिख दी गई है जो मैंने अंडरलाइन किया अगले थ्योरम में। लेट एफ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड जी वाई रिलेटेड टू जेड बी टू इनवर्टिबल फंक्शंस, then Goff is also invertible with this condition satisfied by f and g। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि f और g दो फंक्शंस हैं, दोनों इन्वर्टिबल हैं, f का कोडोमेन g का डोमेन है। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो गॉफ भी इन्वर्टिबल होगा और साथ ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी गॉफ का इनवर्स विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसी बात को यहाँ थ्योरम को, जनरल स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया गया है, जो हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव किया था, वही बात यहाँ पे प्रूव कर दी गई है। इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव किया गया आप देख सकते हैं। और शो है ना, ये बहुत सिंपल है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे, बस वही टर्मिनोलॉजी है। देखिए टू शो दैट गॉफ इज इन्वर्टिबल। अब देखिए गॉफ को इन्वर्टिबल शो किया गया है पहले, जो हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में भी किया है। विथ दिस कंडीशन सेटिस्फाइंग, इट इज एनफ टू शो दैट f inverse of g inverse of goff is equal to ix and g of f inverse of g inverse is equal to iz। ये देखिए बिल्कुल वो वाला स्टेटमेंट है जो आप पिछले एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट, ये इसके बराबर है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप देखिए इसको प्रूफ किया गया है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ गॉफ, ये वाली चीज है, इसको आई एक्स ले आना है। तो देखिए एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बाई थ्योरम 1, ये थ्योरम 1 था, आप ऊपर थ्योरम 1 से इसको समझ सकते हैं। ये बात कहाँ से आई, देखिए आप थ्योरम 1 एक बार देख भी लें यहाँ पर। देखिए एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी, ब्रैकेट में आ गया एच ऑफ जी, ऑफ एफ अलग हो गया ब्रैकेट से। तो एच जी एफ यहाँ तीन फंक्शंस थे, वो तीन फंक्शंस आपको इस एग्जांपल में दिखेंगे, ये तीन फंक्शंस हैं, ये वाला एच, ये वाला जी और ये एफ हो गया। तो एच ओ जी एक साथ ब्रैकेट में आ गए, एफ इनवर्स जी इनवर्स एच हो गया, थ्योरम 1 को अगर रेफर करें तो ओ और जी ये ब्रैकेट में आ गया, ऑफ ओ एफ अलग आ गया, ऑफ एफ ये अलग हो गया। तो इस तरह थ्योरम 1 को यहाँ अप्लाई किया गया है, और फिर से इसी थ्योरम को अंदर यहाँ पे एक बार फिर अप्लाई किया गया है, जहाँ पे इसको एफ एच माना गया है, इसको जी माना गया है और इसको एफ माना गया है। थ्योरम 1 के अगर टर्मिनोलॉजी में देखें तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच ये इसके साथ ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ आर एच एस को एल एच एस के बराबर कर दिया गया, यहाँ एल एच एस को आर एच एस के बराबर किया गया बाय थ्योरम 1। अब ये देखिए क्या हो जा रहा है, जी इनवर्स ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ वाई हो जाएगा, यानी जी का डोमेन सेट, जी का डोमेन सेट आप देख सकते हैं, जी का डोमेन सेट वाई है, तो जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, जी का डोमेन सेट का आइडेंटिटी आ गया। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऐसे ही रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ जी इनवर्स, ये बात यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गई। नाउ दिस इज इक्वल टू आई एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ है,
आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी ही रहेगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या आएगा, आई एक्स आ जाएगा, यानी एफ का डोमेन सेट जो कि आ रहा है यहाँ पे। आई एक्स प्रूफ हो गया, ये वाली बात प्रूफ हो गई हमारी। अब इसी प्रकार से हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली लिख के छोड़ दिया गया है, आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं ऐसे ही 3 स्टेप्स में, ये भी प्रूफ हो जाएगा, आई जेड आ जाएगा। इसी के साथ थ्योरम 2 का एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। अब ये आई थिंक अगले एग्जांपल्स थ्योरम 2 पे बेस्ड है, इसे भी देख लेते हैं। नाउ एग्जांपल 28, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3। s एक सेट है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट है। डिटरमिन वेदर द फंक्शन f s to s defined as below have inverses and find f inverse if it exists। ये कहा जा रहा है कि s से s को ही रिलेट किया जा रहा है, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट सेम है, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं आप s का। कह रहे हैं कि डिटरमिन करिए एफ इनवर्स, 3 केसेस दिए हैं, तीनों केस में एफ इनवर्स निकालिए यदि वो एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए पहले केस में एफ इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, आप देख सकते हैं अगर आप मैपिंग करें इस फंक्शन एफ की तो 2 सेट्स बना लीजिए, एस और एस दोनों, 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी। तो आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ एफ के क्या हैं, फर्स्ट केस में 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है और 3 3 से। तो आप मैपिंग कर दीजिए 1 1 2 2 3 3। तो आप देखिए बिल्कुल 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल फंक्शन है। और इन्वर्स क्या होगा, आप देखिए आप एरो का डायरेक्शन बदल दें तो 1 का 1 से इधर था तो इधर भी 1 से 1 होगा, इधर 2 से 2 होगा, 3 से 3, तो इसका इन्वर्स फंक्शन भी यही आएगा जो ये फंक्शन दिया गया है। सो एफ इनवर्स इक्वल टू एफ आएगा, यही बात यहाँ शायद लिखी भी गई होगी। देखिए इट इज इजी टू सी दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स इज इक्वल टू द सेम फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ। तो ए का ये सोल्यूशन हो गया। बी को आप देख सकते हैं, बी की मैपिंग कर लीजिए आप, एस और एस फिर से बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3, इधर का 1 इधर 2 से रिलेट करिए, पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर इधर का 2 उधर के 1 से रिलेट करिए और इधर का 3 उधर के 1 से रिलेट करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 3 दोनों 1 से रिलेट हो रहे हैं, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स देखिए आप, ये मेनी वन फंक्शन हो गया, तो ये मेनी वन होने की वजह से इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात यहीं खत्म हो जाती है। सी वाले फंक्शन को देखते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर्स देखिए, 1 को 3 से करिए, 3 को 2 से करिए और 2 को 1 से, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो यहाँ पे भी आप मैपिंग करके देख लें, तुरंत मैपिंग ड्रॉ करिए और देखिए इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर्ड पेयर्स को इन्वर्स कर दीजिए, एफ इन्वर्स जब आप लिखेंगे तो देखिए 1 3 3 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ रिलेशन यानी एफ फंक्शन के अनुसार 1 3 से रिलेट हो रहा है, तो एफ इन्वर्स करते ही 3 1 से रिलेट हो जाएगा। एफ के अनुसार 3 2 से रिलेट हो रहा है तो इन्वर्स करने पे 2 3 से रिलेट होगा, सो ऑन। ऑर्डर्ड पेयर्स को बदल दिया गया, एफ इन्वर्स मिल गया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। देखिए अब इसके साथ ही सॉल्व एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस को आप ध्यान से लगाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और मैं इन्हें बोर्ड पे सॉल्व करके डिस्कस करके वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।